कि बजा देना तालियां उनके लिए भी जो जिंदगी से हारे हैं। जीते नहीं तो क्या हुआ, मगर लड़ाइयाँ तो उन्होंने बराबर लड़ी है। तो नमस्कार प्यारे ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। आपकी बुक में लगभग 9 कृषि प्रणालियों के बारे में दे रखा है, तो हम प्रत्येक को अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक के बारे में अच्छे से जो जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके बारे में दिखा रखा है आपकी बुक में, सबको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। तो बने रहिएगा अंत तक। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस क्लास में, उद्धार क्लासेज में। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपना जो कोई साथी हो 12th क्लास का, उसके पास भी थोड़ा सा यार शेयर कर दिया करो। हैं? शेयर करने में आपका क्या जाता है। करते हैं शुरू कक्षा को। अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, मजे से पढ़ो। आपने देखा होगा कि अलग अलग जलवायु के हिसाब से आपको अलग अलग कृषि प्रणालियां देखने को मिलती होंगी। जो अपना भारत में देख लो, विश्व में देख लो, अलग अलग जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पे अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग कृषि प्रणालियां देखने को मिलती हैं। अपने बुक में भी कुछ कृषि प्रणालियों के बारे में दे रखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम उन्हीं कृषि प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर, जिसमें पहला आता है, पहली जिस कृषि प्रणाली की अपन बात करेंगे उस कृषि प्रणाली का नाम आता है, अपन कहें जिसको निर्वाह कृषि। क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है, इस कृषि में, कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका संपूर्ण का उपयोग कर लेते हैं या लगभग का उपयोग कर लेते हैं। अर्थात इस कृषि का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सुनना भाई, इस कृषि को करने वाला जो कृषक परिवार है उसका उद्देश्य क्या है? वो इतना ही उत्पादित करेगा जितना कि वह उतना ही उत्पादित करेगा जिसमें उसका और उसके परिवार का क्या हो जाए, उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, भरण पोषण, भरण पोषण हो जाए। ठीक है। अपन ने पशुपालन में पढ़ा था, उसमें भी पहला क्या था? चलवासी पशुचारण था। उसमें भी मनुष्य पहले अपने बारे में सोचता है, फिर बाद में उसको व्यापारिक स्तर पर ले जाता है। तो पहली जब अपन कृषि प्रणाली पढ़ते हैं तो उस कृषि प्रणाली में भी अपन क्या पढ़ते हैं? निर्वाह, अर्थात जो कृषक होता है वह पहले अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचता है और उसके बाद उसको व्यापार स्तर पर ले जाता है। ठीक है। तो पहली आ जाती है अपनी निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है? इस कृषि में जो कृषक होता है, जो उस कृषि क्षेत्र में संलग्न जो किसान वर्ग है, वह स्थानीय उत्पाद का क्या कर लेता है? जो उत्पाद उसको प्राप्त होता है या तो उस संपूर्ण को उपयोग कर लेगा या फिर उसके लगभग उसका उपयोग कर लेता है, कुछ थोड़ा बहुत नाम मात्र उसके पास शेष रहता है। ठीक है। इस आधार पर अपन इसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में डिवाइड कर लिए? कितने भागों में बांट दिया अपन ने इसको? 2 भागों में। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? जिसमें पहला नंबर पे आता है आपका आदिम कालीन कृषि, आदिम कालीन निर्वाह, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह और लिख दो, निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। ये इसके 2 भाग हो गए इस कृषि की। ठीक। अब हम पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग। एक चीज और सुनना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। क्या है इंटरेस्टिंग चीज? अपन ने देखा किसको? निर्वाह कृषि को।
इसके अपन ने देखे दो भाग। पहला आदिम कालीन निर्वाह कृषि, आदिम कालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। फिर अपन ने देखा दूसरे नंबर पे गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। फिर आगे आता है गहन निर्वाह कृषि को भी अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। दूसरा आता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। पहला निर्वाह कृषि, इसके दो भाग कौन कौन से, आदिम कालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। उसके बाद अपन ने गहन निर्वाह कृषि को पढ़ा, तब उसके दो भाग आ जाते अपने पास, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। समझ में ये बात क्लियर? इतना आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे अपन एक एक को, एक एक को मतलब पहले अपन पढ़ेंगे आदिम कालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि को अपन पढ़ेंगे। तो चीज क्या है इसमें, यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, या भागों में की जाती है, भागों में की जाती है। इसमें मुख्य रूप से क्या आ जाता है, अफ्रीका आ गया, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय भाग, कटिबंधीय भाग, ठीक है। एक आ जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये इसके मुख्य भाग हो गए। कृषि की जाती है उष्ण कटिबंधीय भागों में, कौन कौन से क्षेत्र है, अफ्रीका हो गया, मध्यम दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय भाग हो गए और दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग हो गए या क्षेत्र हो गए, ठीक है। एक मेन चीज क्या है, एक इसे अन्य नाम से और जाना जाता है जिसे अपन कहें स्थानांतरणशील कृषि, क्या कहें, स्थानांतरणशील कृषि, इसका क्या है, अन्य नाम है, ठीक है। बहुत सारे नाम इसके भी अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझना, ये मेरे पास एक वन है, क्या है, वन क्षेत्र है। मैंने इसको एक क्षेत्र निश्चित कर लिया, वन के अंदर एक क्षेत्र निश्चित कर लिया, यहाँ पे जो घास फूस जो भी खरपतवार वगैरह छोटे पेड़ पौधे थे उसको मैंने काट के जला दिया, क्या कर दिया मैंने, जला दिया। अब जले हुए हिस्से से अपने को क्या प्राप्त होती है, राख। राख को मैंने क्या किया, इस क्षेत्र में फैला दिया, जो कि क्या काम करेगा अपने पास, उर्वरक का, जो कि उर्वरक का काम करेगा। फिर मैंने इस पे खेती की, और खेती की मैंने 3 से 5 वर्ष तक, ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक। जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो गया, तब मैंने सेम प्रोसेस दूसरे स्थान पे कर ली, अर्थात एक एरिया फिक्स किया, उसमें जो पेड़ पौधे खरपतवार वगैरह थे उसको जलाया, राख को क्या किया, खेत में फैला दिया, जो कि अपना क्या काम करेगी, उपजाऊपन का काम करेगी, उपजाऊपन बढ़ाने का काम करेगी, उर्वरकता का काम करेगी, ठीक है। फिर मैंने वही काम 3 से 5 साल यहाँ पे किया, कर लिया। जो मैं काम कर रहा हूँ काटने का, जलाने का, इस कारण इसे अपन क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। काटने और जलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, दहन कृषि भी अपने से कहते हैं। भाई मैंने घास फूस जो भी था अपने पास, छोटे मोटे जो भी पेड़ पौधे थे इस क्षेत्र के अंदर, उसको अपन ने काटा और उसको जला दिया, इस कारण उसे क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। 3 से 5 वर्ष तक मैंने यहाँ कृषि कर ली। अब जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा, तब मैं पुनः इस स्थान पे वापस आ जाऊंगा, फिर वही काम करूंगा। जब इसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों का जो उपजाऊपन है धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, झूम चक्र का छोटा होना, क्या कहेंगे अपन, झूम चक्र का छोटा होना,
क्लियर इतनी बात? आगे सुनना, जो अपने उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, भाग हैं, उनमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हैं वो अलग अलग नाम? नाम देखना आप। भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग राज्य हैं, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उसमें से किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग नाम से, झूमिंग नाम से। ठीक है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से जाना जाता है मिल। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में से जाना जाता है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा, शिल्पा नहीं है, मिल्पा। ठीक है, मिल्पा। कहीं शिल्पा सिटी और मिल्पा ही है ना। फिर आता है मलेशिया, मलेशिया एवं इंडोनेशिया, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में से जाना जाता है लादांग। किस नाम से? लादांग। ठीक है, क्लियर इतना? ये इसी के साथ आपकी हो जाती है आदिम कालीन निर्वाह कृषि कंप्लीट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? गहन निर्वाह कृषि के बारे में। क्या होती है गहन निर्वाह कृषि, उसको चर्चा करेंगे। कहाँ की जाती है उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है अपना गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है। पहली चीज क्या है, जो गहन निर्वाह कृषि होती है वो होती है मानसून एशिया में। सर ये मानसून एशिया का नाम तो हमने सुना, ये मानसून एशिया क्या होता है जरा एक बार दोहरा दीजिए। ठीक है, दोहरा दीजिए। तो सुनना, मानसून एशिया क्या होता है, भूगोल वेताओं। मानसून एशिया में आता है पूर्वी एशिया के कुछ देश, समझे, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आता है अपना भारत आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, नेपाल आ गया, पाकिस्तान आ गया, इत्यादि देश आ जाते हैं। जबकि हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की, तो उसमें अपने पास आ जाते हैं म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, उत्तरी कोरिया, जापान आदि देश आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें से महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने लिए, जैसे उत्तरी चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा, ये अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये अपनी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, समझ गए मानसून एशिया का मतलब? ठीक है, अरे समझा कि नहीं? समझ गए होगे, वैसे आप तो समझदार हो। मानसून एशिया में याद रखने वाली चीज क्या है? गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? मानसून एशिया में। मानसून एशिया। अब अपन ने इसको क्या कर दिया, दो भागों में भाई साहब डिवाइड कर दिया, दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला आ जाता है अपना चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है सुनना, अच्छी अच्छी बातें हैं, मजेदार मजेदार बातें हैं, है ना। प्रमुख फसल होगी इसमें, नाम में ही पता लग रहा है आपको, चावल प्रधान, तो प्रमुख फसल क्या है? चावल है। आई बात समझ में? प्रमुख फसल चावल है। यहाँ क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। ठीक है, खेतों का आकार छोटा होता है, पहली चीज याद रखने वाली है। प्रमुख फसल चावल दूसरी चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कृषक का, कृषक मतलब किसान वर्ग का, जो किसान है, कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, संपूर्ण परिवार लगा रहता है। ठीक है, सभी
फैमिली मेंबर्स उस कृषि कार्य में लगे रहते हैं। भूमि का गहन उपयोग होता है, भूमि का गहन उपयोग होता है, ठीक है। यंत्रों के स्थान पर, यंत्रों के बजाय, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। मानव श्रम का क्या है, अधिक महत्व है, ठीक है भाई। कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहेगा तब यंत्रों की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी भाई। एक चीज कॉमन सी बेसिक सी चीज क्या है भाई, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि इसमें कृषक का संपूर्ण परिवार संलग्न है, ठीक है। आगे आती है और बातें हैं दो चार, जो उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, उपजाऊपन के लिए क्या किया जाता है, पशुओं के गोबर की खाद, पशुओं के गोबर की खाद अथवा हरी खाद का उपयोग किया जाता है, अथवा हरी खाद का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। पशुओं की गोबर की खाद उपजाऊपन के लिए अथवा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें एक चीज क्या होती है प्रति इकाई उत्पादन तो क्या होगा, प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होगा, प्रति इकाई भाई। खेतों का आकार ज्यादा है, लोग उसमें ज्यादा काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा भाई। छोटे आकार का उत्पादन अधिक हो रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे अपन भाई, प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होगा, मगर किंतु परंतु बट लेकिन, ठीक है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, क्योंकि ज्यादा लोग इसमें संलग्न हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादन अपने पास क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। क्या क्या चीजें याद रखनी है, सुनना एक बार मेरे से मौखिक रूप में। पहली चीज, प्रमुख फसल चावल है। जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, ठीक है। आगे बात करें, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपजाऊपन के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, बल्कि उसके बजाय जो प्रति इकाई उत्पादन होता है वो अधिक होता है। आई बात समझ में, क्लियर? इतना इतना क्लियर तो आपके क्या क्या समझ में आ गया। आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि आपके कंप्लीट है, ठीक है। अब आपके एक और बचती है जिसे अपन कहें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। क्या कहेंगे, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। क्या है मेरे बच्चे, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान जी को हटा दिया है ना, अब अपने पास आ गया चावल रहित, ठीक है। क्या होता है चावल रहित में, मानसून एशिया के कुछ स्थान, कुछ देश ऐसे शेष रह जाते हैं जहां उच्चावच जलवायु, मृदा आदि के कारण जो चावल की कृषि होती है, धान की फसल होती है, वो उपज नहीं सकती है। इस कारण वहां अन्य फसल बोई जाती है, अन्य फसलों की कृषि की जाती है। तो सर कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है, जरा फरमाइएगा। तो सुनिएगा, जैसे अपना उत्तरी चीन हो गया, उत्तरी चीन, मंचूरिया, मंचूरिया चीन में ये है ना, उत्तरी कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, उत्तरी जापान हो गया, जापान चले, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बोया जाता है, गेहूं, ठीक है, ये भी क्या है, मानसून एशिया की देश ही तो है। गेहूं, सोयाबीन, सोयाबीन, जो सोरगम आदि बोया जाता है, ठीक है। फिर आता है जो अपना भारत है, भारत के सिंध गंगा के, सिंध
गंगा का पश्चिमी भाग, कौन सा भाग? पश्चिमी मैदान या पश्चिमी भाग बोल दो, वहां पे बोया जाता है गेहूं। क्या बोया जाएगा? गेहूं। ठीक है। और जो अपना भारत का जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का जो शुष्क क्षेत्र होता है, कहाँ पे? दक्षिण भारत की बात हो रही, भारत का दक्षिणी पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश होता है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ज्वार और बाजरा। क्या देखने को मिलेगा? ज्वार और बाजरा। ठीक है। इसकी विशेषताएं सेम चावल प्रधान जो कृषि थी उसके जैसे ही है, मगर इसमें एक मुख्य महत्वपूर्ण अंतर क्या आता है, इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है अपने को? नीड किसकी होती है? वो होती है अपने पास सिंचाई। इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है अपनी। क्लियर इतना? फिर से समझना एक बार। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के उन देशों में की जाती है जहां भूमि, उच्चावच मृदा, जलवायु आदि के कारण चावल या धान की फसल उपज नहीं सकती है, पैदा नहीं की जा सकती है। तो वहां पे कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में? तो उत्तरी चीन हो गया, मंचूरिया हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, उत्तरी जापान हो गया, वहां पे गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरगम आदि बोया जाता है। जबकि अपने भारत में जो सिंध गंगा का मैदान है वहां आपको गेहूं वो देखने को मिल जाएगा। जो अपने भारत का दक्षिण पश्चिम जो एरिया है उसका जो शुष्क प्रदेश है वहां आपको ज्वार बाजरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसकी जो विशेषताएं होती है, जो लगभग चावल प्रधान जो कृषि थी उसी के समान होती है, मगर एक मुख्य अंतर, एक बड़ा अंतर अपने को देखने को मिलता है कि इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपने को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। क्लियर इतना? इतना समझ में आ गया है तो आपका जो निर्वाह कृषि है वो हो जाता है इसी के साथ कंप्लीट। ठीक है। तो इस कक्षा में अपन इसी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसी के साथ अपन कक्षा को करते हैं समाप्त। आने वाली कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे जो भी अपनी कृषि प्रणाली आती है, जैसे रोपण कृषि हो जाएगा, मिश्रित कृषि आएगा, ठीक है, आदि वाणिज्य अनाज कृषि आ जाते हैं, आदि के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चिंता ना करो, आपको अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।